हेलो दोस्तों। तो आज हम हमारा पहला चैप्टर केमिस्ट्री का 12th क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है सॉल्यूशन विलियन। और ये चैप्टर केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसमें अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम में इसमें अच्छी खासी क्वालिटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी ये चैप्टर उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से और डिटेल में स्टडी करेंगे। आज हमारे चैप्टर की पहली क्लास है सॉल्यूशन की, और इसमें आपको निरंतर उपस्थित रहना है ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है। और इसको हम इस चैप्टर की प्रत्येक चीज को बहुत ही अच्छी डिटेलिंग में पढ़ेंगे और बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए इसको हाई लेवल तक अपन स्टडी करेंगे। जिसको भी इस चैप्टर में दिक्कत है, किसी भी तरह की परेशानी है, वो इस चैनल पर हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही इस चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं और आपको इसमें से इस चैप्टर में अच्छी खासी समझ विकसित हो जाएगी और आप इस पे किसी भी लेवल के क्वेश्चन हो वो आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हमारा पहला चैप्टर 12th केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या है, सॉल्यूशन। यह विलयन कहलाता है ना। तो सॉल्यूशन की एक बेसिक डेफिनेशन हो गई कि समांगी पदार्थों का जो मिश्रण है वो सॉल्यूशन कहलाता है। अब समांगी पदार्थ से मतलब, समांगी पदार्थ क्या होते हैं? समांगी पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका रासायनिक संगठन और भौतिक संगठन या भौतिक गुण मान लीजिए, भौतिक गुण एक जैसे हो, एक से हो, ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं वायुमंडल में उपस्थित जितनी भी गैसें हैं वो एक प्रकार से समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसमें उदाहरण है वायुमंडल में उपस्थित गैसें, ये भी कैसा है, समांगी मिश्रण का उदाहरण। ठीक है। ये पूरे वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं फैली हुई है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपस में क्या है, समांगी मिश्रण को ही दर्शाता है। समांगी मिश्रण का एक और उदाहरण है, जैसे कि पानी में अपन शक्कर बोलते हैं, ये आपस में मिक्स हो जाता है, ये भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण इसका उलट होता है, जो आपस में घटक कंपोजिशन जो है कि मिलते नहीं है, ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो एक सामान्य सी बात है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन वही होता है जिसमें दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण भरा हो, वो सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन में देखते हैं अपन कि ये किस किस तरह का सॉल्यूशन होता है। एक तो होता है बाइनरी सॉल्यूशन, एक होता है टर्नरी सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, बाइनरी और टर्नरी सॉल्यूशन? देखिए इधर, एक तो होता है बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन से मतलब है अपने पास, बाइनरी को हिंदी में बोलते हैं द्विअंगी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। अब बाइनरी सॉल्यूशन का अर्थ हो गया जैसे जिसमें एक से अधिक अवयव घुले हो, जैसे जल और शक्कर का मिश्रण, ये कैसा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन, या इसको हिंदी में द्विअंगी बोलते हैं, द्विअंगी, ये हो गया। और टर्नरी सॉल्यूशन इसको त्रिअंगी बोलते हैं, त्रिअंगी विलयन। तो इसमें तीन अवयव घुले हो, तीन अवयव घुले हो, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, त्रिअंगी या टर्नरी सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये सामान्य चीजें हैं, बाइनरी और टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम सबसे बेसिक चीज देखते हैं, सॉल्यूशन को समझते हैं कि वाकई में सॉल्यूशन होता क्या है। विलयन को हम थ्योरेटिकली तो समझ गए, परंतु अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि विलयन को हम कैसे परिभाषित करें सिंपल लैंग्वेज में, कि विलयन होता क्या है, विलयन में क्या क्या चीज मिक्स होती है वो भी अपन जानते हैं।
सबसे पहली बात हम करते हैं, विलियन में जो होता है, मान लीजिए अपन ने यहां पे ले लिया विलियन। अब इसको सिंपल तरीके से अपन देखें, विलियन में क्या क्या चीजें मिक्स होती है। एक तो होता है विलियन में विलायक। क्या होता है? विलायक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट। एक होता है प्लस विलेय। क्या होता है? विलेय, इसको बोलते हैं सोल्यूट, सॉल्यूट। और ये हो गया सॉल्यूशन। तो किसी भी विलयन में दो प्रमुख चीजें होगी, एक तो होगा विलायक, एक होगा विलेय, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा ज्यादा हो, जिसकी मात्रा ज्यादा हो वो क्या कहलाता है? विलायक। और जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा कम हो वो क्या कहलाता है? विलेय या सॉल्यूट। अब इसको अपन बेसिक डेफिनेशन के द्वारा अपन समझ गए कि ये होता है विलयन, जिसमें एक तो विलायक होता है और विलायक प्लस विलेय का मिश्रण क्या होता है? विलयन होता है। अगर अपन इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझे कि मान लीजिए 95 ग्राम जल है अपने पास, 95 ग्राम जल है, 95 ग्राम जल है। अब 95 ग्राम जल है और इसमें 5 ग्राम नमक घुला हुआ है, 5 ग्राम नमक। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन कैसा होगा ये अपने को पता करना है। अगर 95 ग्राम जल में 5 ग्राम नमक घुला हुआ है तो ये 5 नमक का 5% नमक का जलीय विलयन होगा। क्या होगा? 5% नमक का जलीय विलयन। इसको अपन इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो बात आगे समझ में, आपको विलयन क्लियर हुआ होगा कि विलयन क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन या इसकी बेसिक समझ हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना विलयन का अलग चक्कर। अब इसके बाद अपन आते हैं विलयन के प्रकार, कि विलयन कि कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहां तक आप इसको ऐसा ही सिंपल तरीके से उतार लीजिए। ये आपको एक तरह से शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट्स में आपको शॉर्ट में इस चैप्टर का कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। फिर अपन इस पे लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ये चैप्टर आपका धीरे 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 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं विलयन के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? मोस्टली विलयन होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन। तो इसमें देखते हैं विलयन के प्रकार। 3 टाइप के। पहला अपन देखते हैं गैस विलयन, गैस विलयन। दूसरा होता है, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, गैस विलयन। दूसरा होता है द्रवीय विलयन। तीसरा अपने पास होता है ठोस विलयन। अब इसको बारी बारी कैसे देखते हैं। ठोस विलयन में क्या होता है, द्रव विलयन में क्या होता है और गैस विलयन में क्या होता है। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, ये ठीक है, तीनों आ गए अपने पास। अब देखते हैं ठोस विलयन में क्या क्या चीजें पाई जाती है और द्रव विलयन में क्या क्या पाई जाती है और ठोस गैसीय विलयन में क्या क्या चीजें पाई जाती है, वो देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो ये डिफाइन करना है अपने को कि इसमें सॉल्वेंट क्या होगा। गैसीय विलयन में सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट मतलब विलायक, सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट क्या होगा? इसमें सॉल्वेंट होता है गैस। क्या होगा? तो गैसीय विलयन है तो इसमें ज्यादा मात्रा किसकी होगी? गैस की। और सोल्यूट क्या होगा? सोल्यूट क्या होगा? सोल्यूट होगा यहां पर ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। उसी तरह से द्रव विलयन में सॉल्वेंट क्या होगा? विलायक क्या होगा? इसमें सॉल्वेंट होगा द्रव, लिक्विड। ठीक है, सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट इसमें होगा ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। उसी तरह से अपन बात करते हैं ठोस विलयन की। इसमें सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? इसमें सॉल्वेंट होना चाहिए ठोस,
इसमें सॉलिड क्या होगा, इसमें सॉलिड होगा, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ये अपना कंप्लीट अपन 3 प्रकार के विलयन है। तीनों प्रकार के विलयन में अपन देख लिए सॉलिड सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड क्या होगा। तो इन तीनों को अपन इस तरह से सारणी बना के इनके बारे में एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप इनको ऐसा का ऐसा बनाते चलिए ताकि आपके पास कंप्लीट शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हो। अगर ठोस ठोस का मिश्रण में देखूं, इसमें गैस और ठोस का मिश्रण, सॉरी गैस और ठोस का पहला देखते हैं अपन। गैस जब ठोस से मिली, गैस प्लस ठोस का मिश्रण, इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। धुआं, धुएं में क्या होता है, मिट्टी के कण और गैस वायु होती है। अब ये मिश्रण कैसा कहलाएगा, गैस और ठोस के बीच का मिश्रण कहलाएगा। उसी तरह द्रव और गैस का मिश्रण, द्रव और गैस के मिश्रण में क्या हो गया, वायु में जल, द्रव व गैस का मिश्रण, इसको गैस व द्रव का कर देते हैं, गैस व द्रव का मिश्रण क्या होगा, थोड़ा साफ नहीं आ रहा। और दूसरा गैस और द्रव का मिश्रण, इसमें क्या होगा, वायु में जल, वायु में जल की उपस्थिति मतलब नमी, वायु में नमी की उपस्थिति, ये मिश्रण कैसा कहलाएगा, गैस और द्रव का बीच का मिश्रण। तीसरा आ गया इसमें गैस और गैस का मिश्रण, कैसा मिश्रण, गैस और गैस का मिश्रण। अब इसमें गैस में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण, विभिन्न गैसों का मिश्रण, विभिन्न गैसों का मिश्रण, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण। अब इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण, तो सभी गैसों का मिश्रण, किन्हीं दो गैसों का मिश्रण, वो क्या कहलाता है, गैसीय मिश्रण कहलाता है। अब अपन बात करते हैं द्रवीय विलयन की। अब द्रवीय विलयन में क्या क्या होता है, अब द्रवीय विलयन में एक तो होता है द्रव व ठोस का मिश्रण, द्रव व ठोस का मिश्रण। अब इस द्रव व ठोस का मिश्रण कैसा होता है, नमक प्लस जल का मिश्रण, ये कैसा हो गया, नमक कैसा होता है, सॉलिड होता है। उसी प्रकार द्रव व द्रव का मिश्रण, ये तो लगभग सभी काम में लेते हैं अपन। पैग, एल्कोहल जल में, भाई जल में क्या हो, एल्कोहल जल में, जल प्लस एल्कोहल का मिश्रण। शराब पीते हैं, पैग बनाते हैं, उसमें क्या होता है, जल और एल्कोहल। दूसरा होता है, तीसरा होता है इसमें द्रव व गैस का मिश्रण, सोडा वाटर। द्रव गैस का क्या एग्जांपल होगा, सोडा वाटर। उसी तरह से अपन देखते हैं तीसरा और फाइनल, सॉल्वेंट ठोस है यहां पर और सॉलिड क्या है, गैस है। अब ठोस व गैस का मिश्रण, ठोस व गैस का मिश्रण। अब ठोस व गैस का मिश्रण कैसा होता है, आपने देखा होगा धातुओं की सतह पर गैस का अधिशोषण, इसका एग्जांपल क्या है, धातु की सतह पर गैस का अधिशोषण, जैसे कि पैलेडियम पर हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का पैलेडियम में अधिशोषण होता है। तो इसमें इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, धातुओं की सतह पर गैस का अधिशोषण, ये कैसा मिश्रण होगा, ठोस व गैस का मिश्रण। उसी प्रकार ठोस द्रव का मिश्रण क्या होता है, ठोस द्रव का मिश्रण। इसमें क्या हो गया, सोने में पारा, सोने में पारा। उसी तरह से अपन देखें ठोस और ठोस का मिश्रण, इसमें हो गया तांबा और जस्ता और जस्ते का मिश्रण। ये क्या बनता है, इससे पीतल बनता है। तो ये सारे मिश्रण कैसे हैं, ठोस ठोस का मिश्रण तांबा जस्ते का मिश्रण जैसे कि पीतल, ठोस द्रव का मिश्रण सोने में पारा मिक्स कर दे तो ये ऐसा मिश्रण कैसा हो गया, ठोस द्रव वाला मिश्रण। और ठोस गैस वाला धातु की सतह पर गैस का अधिशोषण, एडसॉर्प्शन।
ये हो गया। तो इस तरह से अपन ने 3 प्रकार की विलयन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और ये तीनों विलयन की डिटेल आपको यहां पर मिल गई। आप इसको वीडियो को पॉज करके ऐसा कैसा उतार सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। सिंपल तरीके से बहुत ही शॉर्ट में आपको ये पूरा चैप्टर मिलने वाला है, और आप इसको अच्छे से समझेंगे। बहुत ही जीरो लेवल से अपन ने स्टार्ट किया है, और इसको जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए आगे हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। जीरो लेवल से स्टार्ट करने का फायदा यह है क्योंकि सारे अपने को बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए किसी भी चैप्टर के बारे में। अब अपन अगला जो इसमें टॉपिक है वो देखते हैं, विलयन की सांद्रता की इकाइयां। विलयन की सांद्रता की इकाइयां क्या क्या हो सकती है? विलयन की सांद्रता की इकाइयां, जो भी कोई विद्यार्थी है जो 12th केमिस्ट्री को कंप्लीटली ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, उसको आप जो भी देख रहे हैं वो चैनल वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अच्छी क्लासें उपलब्ध हो सके, और कंप्लीट केमिस्ट्री का सिलेबस आपको दिसंबर तक आपके हाफ ईयरली एग्जाम से पहले आपको 12th केमिस्ट्री का सिलेबस मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री। आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। विलयन की सांद्रता की इकाइयां। अब विलयन की सांद्रता की इकाइयां, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सांद्रता की, कि ये सांद्रता होती क्या है। सांद्रता या कंसंट्रेशन, सांद्रता या कंसंट्रेशन क्या होती है ये सांद्रता? भाई कोई भी विलायक है, कोई भी विलायक है उसमें विलेय की घुली हुई मात्रा, कोई भी विलायक है उसमें विलेय की घुली हुई मात्रा क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। विलायक में अर्थात सोलवेंट में विलेय की घुली हुई मात्रा क्या कहलाएगी? घुली हुई मात्रा सांद्रता कहलाती है। भाई किसी भी विलायक में जो निश्चित मात्रा होती है, विलायक में विलेय की घुली हुई मात्रा, वो उसकी क्या कहलाती है? सॉल्यूशन की सांद्रता कहलाती है। ये सांद्रता किसकी है? ये सांद्रता है विलयन की। भाई किसी विलायक में मान लीजिए कितना विलेय घुला हुआ है, कोई चीज कितनी घुली हुई है, उसकी मात्रा हो, वो उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। अब विलयन की जो सांद्रता होती है उसको अपन 2 मात्रकों में व्यक्त करते हैं। विलयन की सांद्रता को हम 2 मात्रकों में व्यक्त करते हैं। अब विलयन की सांद्रता को 2 मात्रक कौन कौन से हो गए? वो 2 मात्रक हो गए, एक तो भार आयतन मात्रक, एक होता है भार भार मात्रक। तो 2 मात्रक कौन से होते हैं? एक तो भार आयतन मात्रक, इस चैप्टर में अपने को सांद्रता के ऊपर ही पूरा डिटेल में पढ़ना है, भार आयतन मात्रक। दूसरा कौन सा होता है अपने पास? भार भार मात्रक। अब भार आयतन मात्रक में क्या क्या चीजें अपने को पढ़ने को मिलेगी, और भार आयतन मात्रक में क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेगी? भार भार का मतलब है द्रव्यमान वाले मात्रक, कौन कौन सी कंसेंट्रेशन में आते हैं। भार आयतन का मतलब है द्रव्यमान और आयतन वाले मात्रक कौन कौन सी कंसेंट्रेशन में आते हैं। अब इसका एग्जांपल अपन लेते हैं, वेट वॉल्यूम। ठीक है, यहां पर क्या हो गया? वेट वॉल्यूम, और ये हो गया वेट वेट। ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहले मोलरता। मोलरता जिसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। इसमें फिर दूसरा अपन पढ़ेंगे फॉर्मलता, जिसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे अपन नॉर्मलता, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। तो भार आयतन मात्रक ये हो गए अपने पास 3, मोलरता, फॉर्मलता और नॉर्मलता।
इन तीनों को अपन इसमें पढ़ने वाले। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, और होता है ये नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अपन किस में पढ़ेंगे? भार आयतन मात्रक वाले। ठीक है, दो मात्रकों को दो भागों में डिवाइड किया था कंसंट्रेशन के मात्रकों को। तो एक तो होगा भार आयतन मात्रक, एक होता है भार भार मात्रक। दूसरा भार भार मात्रक में अपन पढ़ेंगे एक तो भार प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे? भार प्रतिशत। ये कंसंट्रेशन पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है, दूसरा इसमें पीपीएम देखेंगे। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसके बारे में आपको एक अच्छी सी चीजें सीखने को मिलेगी। अपन ने इसको डिवाइड क्यों किया? डिवाइड की जरूरत इसलिए पड़ती है, अब अपने पास एक चीज क्लियर हो गई कि भार आयतन मात्रक में मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, ये तीनों चीजें ही पढ़नी पड़ती है। और ये तीनों चीजें की कौन से मात्रक है? भार आयतन मात्रक है। भार आयतन मात्रक की कंसंट्रेशन कौन सी है? मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता। अब अपने पास भार भार मात्रक वाला भार प्रतिशत आ गया, पीपीएम आ गया, पार्ट्स पर मिलियन, और दूसरा एक और है इसमें मोललता, मोललता, जिसको हम बोलते हैं मोलेलिटी, मोलेलिटी। अब ये सारी चीजें क्या है? एक और रह गया इसमें मोल भिन्न। मोल भिन्न भी ध्यान रखना, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो इसमें अपन तीन चीजों का अध्ययन करेंगे, मोलरता, फॉर्मलता और नॉर्मलता। भार भार मात्रक में अपन देखेंगे भार प्रतिशत, और पार्ट्स पर मिलियन, मोललता और मोल भिन्न। तो हमारे पास ये मैदान सज चुका है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में हम कंप्लीट इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इनको एक एक करके, इनके फॉर्मूलाज, इनके क्वेश्चंस अपन एक एक करके देखेंगे। प्रत्येक बिंदु पर अपन इनके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये इनका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा धीरे धीरे क्लियर हो सके। और यहाँ पर एक और बात है जो समझने वाली है, जैसे कि मान लीजिए अपने पास ये भार आयतन मात्रक वाली बात है। इसमें क्या होता है? इसमें विलेय और विलायक दोनों की मात्रा भार में व्यक्त करते हैं। अब भार आयतन मात्रक में अपन क्या क्या चीजें लेते हैं? ठीक है, ये तीनों कंसंट्रेशन आ गई। उसके बाद अपन देखते हैं इसमें विलेय की मात्रा किसमें होती है? भार या द्रव्यमान में। और विलायक या विलयन की मात्रा आयतन में ली जाती है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। इसमें आप कहीं लिख लीजिए नीचे, इसमें मैं ऊपर लिख देता हूं। इसी में लिखना है, इसमें विलेय की मात्रा भार या द्रव्यमान, द्रव्यमान में, जबकि विलायक की मात्रा, विलायक या विलयन को आयतन में व्यक्त किया जाता है, आयतन में व्यक्त किया जाता है। ये इसका स्पेशल नेचर है। ठीक है, भार आयतन मात्रकों में, इन सब में मोलरता, इसमें द्रव्यमान को किसमें, इसमें भार को किस, विलय को किसमें, द्रव्यमान में, और विलायक या विलयन को आयतन में व्यक्त करेंगे, इन तीनों कंसंट्रेशन टर्म में। और उसके बाद भार भार मात्रक में आ जाते हैं। भार भार मात्रा में क्या होगा? इसी में विलय और विलायक दोनों को द्रव्यमान में व्यक्त करेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो गया? इसमें विलय व विलायक दोनों को द्रव्यमान या भार में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो ये इसका स्पेशल फंडा आप लिख लीजिए ऊपर। तो इसमें लगभग लगभग आपको ये दोनों कंसंट्रेशन टर्म आसानी से समझ में आ गई होंगी।
कि इनको किस प्रकार व्यक्त करते हैं। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है कि इनमें अगर अपन कोई पूछे कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है दोनों में, तो इसमें बेसिक डिफरेंस ये होगा कि जो बार बार मात्रक वाली जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है और भार आयतन मात्रक वाली जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है, उनमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि इसमें बार बार मात्रक वाली कंसंट्रेशन टर्म में ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि भार आयतन मात्रक वाली जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है, इनमें अगर ताप बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है तो क्या होगा, इनकी कंसंट्रेशन टर्म जैसे मोलरता इसमें अगर ताप बढ़ा दें तो ताप बढ़ाने से मोलरता घट जाएगी। जबकि अगर मैं मोलरता को लेता हूं, अगर मोलरता में ताप बढ़ाया जाए तो इसमें ताप बढ़ाने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर देखो विलेय और विलायक दोनों किसमें है, द्रव्यमान में, दोनों को किसमें व्यक्त करें, भार या द्रव्यमान में। और एक सिंपल सा फंडा है कि द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि यहां पर क्या होगा, विलेय किसमें है, द्रव्यमान में, और विलायक किसमें है या विलयन किसमें है, आयतन में। तो जब भी अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स में जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाएगा तो आयतन बढ़ जाने से क्या होगा, ये कंसंट्रेशन टर्म का मान घट जाएगा, मोलरता घट जाएगी, फॉर्मलता घट जाएगी। ये सभी क्या होता है, ताप बढ़ाने पर मोलरता घट जाती है। बात आ गई समझ में? तो इसमें आप एक छोटा सा नोट बना के लिख लीजिए, यही कहीं पे आप इसको वैसा का वैसा कंप्लीटली उतार लीजिए, फिर इसमें एक छोटा सा नोट्स नीचे लिखवा देते हैं। देखते हैं वो नोट। नोट यहां पर लिख लीजिए, ताप बढ़ाने पर मोलरता और मोलरता को इंडिकेट करके लिख लीजिए। ताप बढ़ाने पर मोलरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि मोलरता ताप बढ़ाने पर घट जाती है, बढ़ाने पर घट जाती है, घट जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ताप बढ़ाने पर मोलरता मतलब भार बार मात्रक, और मोलरता मतलब भार आयतन मात्रक घट जाती है। तो ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। वजह है कि यहाँ पर विलयन किसमें, आयतन में, आयतन ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा तो ये कंसंट्रेशन टर्म घट जाएगी। तो ये नोट आपको ध्यान में रखना है। और इसमें आप एक्सक्यूज देना चाहें तो दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि द्रव्यमान, इनमें क्या होता है, द्रव्यमान में होते, भार में होती है सारी चीज, द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। और आयतन में जब ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाता है, इतना सा ध्यान रखना है। तो यहां पर अपने पास कंप्लीट इस चैप्टर के लिए मैदान सज चुका है। और इस चैप्टर में अपन सारी कंसंट्रेशन टर्म को एक एक करके देखेंगे। आपको जितना भी बेसिक चीजें थी इस चैप्टर को जानने के लिए, समझने के लिए, इस चैप्टर से जुड़ने के लिए, वो सारी मैंने आपको यहां पर करवा दी। बहुत ही जीरो लेवल से अपन ने स्टार्ट किया है और बहुत ही हाई लेवल पे अपन जाने वाले। प्रत्येक कंसंट्रेशन टर्म को उसके बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी रेगुलर क्लास में स्टडी करने के लिए आए। अगला अपन देखते हैं, पहली कंसंट्रेशन टर्म उठा ही लेते हैं आज। चलो इसको अपन समझकर देखते हैं कि वाकई में जो मोलरता होती है ये होती क्या है, इसका क्या चक्कर है। ठीक है, पिछले साल आपने मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में इसके बारे में जानकारी प्राप्त की होगी कि मोलरता होती क्या है। अपन बिना किसी लैंग्वेज के
सिंपल इनके सूत्रों के द्वारा ही इनको समझने का प्रयास करेंगे और फिर इन पे अच्छे खासे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो अपन सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म उठाते हैं अपने आज, मोलरता या मोलेरिटी। आप सोच के देखिए इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है, मोलेरिटी की या मोलरता की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी। इसको किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल एम से, ये भी आप ध्यान में रखना। और मोललता अभी वो मैंने लिखवाई नहीं आपको, सॉरी शायद उसमें, मोललता को स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है मोलरता का, वो बनता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में लेते हैं अपन, लीटर में। ये इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब इसकी बेसिक डेफिनेशन अपन क्या दे सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो फॉर्मूले से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए इन्हीं में अपन मोलों की संख्या निकालें, मोलों की संख्या अपन को ज्ञात, मान लो क्वेश्चंस में आपको मोलों की संख्या नहीं दी हुई है, मोलों की संख्या के बिना आप मोलरता को नहीं ज्ञात कर सकते। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मोलों की संख्या। इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो आप सोचिए अपने दिमाग से, मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बन सकता है, विलेय की ग्राम में मात्रा, क्या बनेगा, विलेय की ग्राम में मात्रा साथ में विलेय का ग्राम अणुभार। मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बनेगा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का ग्राम अणुभार, विलेय का ग्राम अणुभार। इन सब पे अपन अभी एक एक क्वेश्चन लेकर देखेंगे, या एक ही क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें अपन इन तीनों कंसंट्रेशन, इनके तीनों फॉर्मूलों को आसानी से समझ लेंगे। अब अपने पास ये दो चीजें आ गई, एक तो मोलरता, विलेय के मोलों की संख्या, विलयन का आयतन लीटर में, मोलों की संख्या, विलेय की ग्राम में मात्रा और विलेय का ग्राम अणुभार। अब इनका सीधा सिंपल फॉर्मूला क्या बनेगा मोलरता का। अब अपने पास ये दो फॉर्मूले प्राप्त हो गए, अब अपन इन दोनों फॉर्मूलों को मिलाकर एक कंबाइंड फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, जिससे अपन मोलरता को ज्ञात कर सके। मोलरता ज्ञात करने का कंबाइंड फॉर्मूला क्या बनेगा, विलेय की ग्राम में मात्रा। इन फॉर्मूलों को लेकर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये फॉर्मूले आपको क्वेश्चंस में इतनी आसानी से याद हो जाएंगे कि आप इनको कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले निकल रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए याद करना और भी आसान हो जाता है। और दूसरा क्या है, नीचे क्या लेंगे अपन, विलेय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। तो ये एक कंबाइंड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दोनों फॉर्मूलों को मिलाकर अपन ने एक फॉर्मूला बना दिया। इसके बाद अपन देखते हैं कि अगर यहां पर आयतन लीटर में हो, ml में, सॉरी, आयतन ml में दिया हो, तो फॉर्मूले में क्या चेंज कर देंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। वही विलेय की ग्राम में मात्रा, इसको अपन बाहर से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। वही बात आ गई विलेय का अणुभार, ये अणुभार लिख दिया अपन ने,
इसका विले का है, इतना सा ध्यान रखना। और साथ में क्या दिया हुआ है, विलयन का आयतन ml में अगर दिया हुआ है तो यहां पर 1000 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। यहां पर होगा विलयन का आयतन, इस तरह से डिफाइन कर देना है। और ये क्या हो गया, अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा, क्योंकि 1000 से अपन ने क्या किया, आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर ml में कितना, 1 लीटर विलियन में कितना ml होता है, 1000 ml। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं और ये अपने पास पूरा मोलरता ज्ञात करने के पूरा कॉन्सेप्ट अपने पास यहां पर प्राप्त हो गया। अब अपन देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं क्या वाकई में हमने जो सीखा है, हमारे जो नियम है, क्या वाकई में वो क्लियर हो रही हैं, या हमारे पूरे कॉन्सेप्ट इन पे लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो भी अपने को देखना है। तो इनको आप ऐसा का ऐसा उतार लीजिए ताकि आपके पास एक मोलरता के बारे में एक कंप्लीट डिटेल प्राप्त हो जाए। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए, उस क्वेश्चन में करके देखिए क्या ये अपन ने जितने फॉर्मूले लिए उस क्वेश्चन से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो क्वेश्चन इनसे हो रहा है या नहीं हो रहा। और साथ ही इसी क्वेश्चंस में अपन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, इन्हीं फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला निकालेंगे ताकि हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चंस लिखिए आप। क्वेश्चन है 1 लीटर विलियन में 20 ग्राम NaOH घुला है, तो विलियन की मोलरता अपने को ज्ञात करनी है। विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। अणुभार कितना है, यहां पर अणुभार होना चाहिए, यहां पर दिया हुआ है आपको NaOH का अणुभार 40 ग्राम। ये अणुभार किसका दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है NaOH का अणुभार। अब नहीं भी दिया हो तो अपन इसको निकाल सकते हैं आराम से, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भार ज्ञात करके सीधा कंप्लीट अपने पास इसका अणुभार आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अपने को ज्ञात करना है मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला क्या बनता है अपने पास, कैपिटल M, और कितने हैं विलेय की मात्रा ग्राम में, 20 ग्राम है। ठीक है, वही फॉर्मूला। उसके बाद क्या है, NaOH का अणुभार कितना है, यहाँ पर विलेय का अणुभार कितना है, 40 ग्राम। साथ में मोलरता आयतन कितना है, 1 लीटर। ठीक है, तो अपने पास सिंपल से इसको काटापीटी करो, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया तो मोलरता का मान कितना गया, 0.5, यही आ गया। तो सिंपल सा आंसर प्राप्त हो गया अपने पास। मोलरता कितनी आ गई, 0.5। तो देखिए अब क्या अपन इसी क्वेश्चन में क्या अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपको मोलरता दी हुई है, और मोलरता दी हुई है और आपको सांद्रता पता करनी है, विलेय की सांद्रता पता करनी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी मोलरता से अपन विलेय की सांद्रता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, एक सिंपल सा फॉर्मूला और लिख लीजिए आप कि विलेय की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में प्राप्त करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विलेय की सांद्रता, विलेय की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में अगर अपने को प्राप्त करनी है ग्राम प्रति लीटर में, तो क्या फॉर्मूला बनता है इसका, सिंपल सा फॉर्मूला। इसी से अपन मान लीजिए कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको मोलरता दी हुई है, सांद्रता निकालनी है, तो वो भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, उसका और सिंपल फॉर्मूला बनता है, क्या करना है, मोलरता इंटू अणुभार, मोलरता इंटू अणुभार। इससे क्या हो जाएगी अपने पास, विलेय की सांद्रता प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें अपन प्राप्त करके देखते हैं, मोलरता कितनी प्राप्त हुई अपने को, 0.5, और अणुभार कितना है, 40 ग्राम। तो इसको गुणा करके देखो कितना गया, 20 ग्राम प्रति लीटर। यही तो थी इसकी सांद्रता, 1 लीटर मिलियन में कितना घुला हुआ है NaOH, 20 ग्राम, तो आ गई इसकी सांद्रता। ऐसे सिंपल से इसी में से एक और कॉन्सेप्ट अपन ने निकाल लिया। तो ठीक है, ये अपने पास एक कंप्लीट नॉर्मलता के बारे में, मोलरता के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। पूरे कॉन्सेप्ट आ गए, पूरे फॉर्मूले अपन ने देख लिए। और एक सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है
जो मैंने आपको पहले भी बताई थी शुरू में इस क्लास में, कि ताप ताप इसमें बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर मोलरता में अगर ताप अपन बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर मोलरता में विलयन आयतन में होता है, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो आयतन बढ़ने की वजह से क्या होगा, मोलरता का मान घट जाएगा, है ना। और उसी का जस्ट उल्टा है मोललता में। मोललता में क्या होता है, विलयन भी द्रव्यमान में होता है, विलय भी द्रव्यमान में होता है, तो द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मोललता ताप की वजह से अपरिवर्तित रहती है, जबकि ताप बढ़ाने पर मोलरता का मान घट जाता है। ये एक बेसिक सा नियम फंडा ध्यान में रखना। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में एग्जामिनर उलझाने की कोशिश करता है। टेम्परेचर का सीधा सा फंडा देना, टेम्परेचर केवल मोलरता पर लागू होता है, मोलरता पर नहीं होता है, ध्यान में रखना इस बात का, ठीक है। तो आज हमारी ये क्लास यहीं तक थी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ी आगे की कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे। आप इनके क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, आपसे कितने क्वेश्चंस होते हैं आप उनको कीजिए, नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। और कुछ दिन बाद में अपना टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगा, उसमें आपको प्रत्येक चैप्टर की क्वेश्चंस बुक अवेलेबल हो जाएगी, उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के अच्छी लेवल के क्वेश्चंस आप उसमें करेंगे, सॉल्यूशन भी आपको दे दिया जाएगा। और अगर आप इस क्लास में निरंतर रेगुलर उपस्थित रहते हैं, शुरू से क्लास को देखते हैं, तो आपको इस चैप्टर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। अपन ने बिल्कुल 0 लेवल से इसको स्टार्ट किया है और बहुत ही हाई लेवल तक इसको स्टडी करेंगे। प्रत्येक पॉइंट के साथ अपन क्वेश्चन लेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इतना सा आपको रेगुलर क्लास में उपस्थित होने का मेहनत करना पड़ेगा, तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है। अपने को इसको धीरे धीरे करके 7-8 क्लास में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट अपने को पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या इसमें आपको कुछ सीखने को मिला अच्छा, तो आप इसको आगे भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका फ्री क्लास का लुत्फ उठा सके और अपना कॉन्सेप्ट सुधार सके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर